प्रश्न पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई थी। प्रेजेंट टाइम में कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैन धर्म की दूसरी संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जैन धर्म की दूसरी संगीति क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वल्लभी, गुजरात में। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1512 ईस्वी में हुई थी। और पहली संगीति कब हुई थी? तो पहली संगीति इनका हुआ था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और उनके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हर्षवर्धन किस तिथि को सिंहासन पर बैठे थे? तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। और इनका शासनकाल टोटल कितना रहा? तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। और हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम है बाण भट्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 4 हम लोग देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा और पैसोब की प्रथा शुरू की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बलबन। दिल्ली में किस सुल्तान ने सजदा और पैसोब की प्रथा शुरू की थी? तो बलबन। और बलबन एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, लौह और रक्त नीति के लिए भी प्रसिद्ध है। लौह और रक्त नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो है बलबन। आगे हम लोग देखेंगे 5, अकबर ने अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर दिया था? किस दल से? हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1562 में। और अकबर ने एक जजिया कर होता था, तो जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो ये 1564 में 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न हम लोग 7 देखेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिणी अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 देखेंगे, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के लिए चलाया था? तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के लिए चलाया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए चलाया था। कब चलाया था ये? तो 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन चलाया था। इसके तहत अंग्रेजों ने महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को क्या किया था? गिरफ्तार किया था। आगे हम लोग देखेंगे 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मद्रास विधानसभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो इसका उत्तर आप लोग देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपको 275 थी। ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कितनी संख्या कितनी थी? तो 275। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 हम लोग देखेंगे, 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी को महक परी की उपाधि दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बेगम हजरत महल। और ये 1857 की क्रांति कहाँ से लड़ रही थी? तो ये लखनऊ से ही 1857 की क्रांति का बागडोर संभाल रही थी। आगे हम लोग देखेंगे 11 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम मानी छोटे से बड़े क्रम में सबसे छोटा सीमा कहाँ लगता है? तो सबसे छोटा सीमा इसमें हम लोग देखेंगे नेपाल है, पाक है, चीन है और बांग्लादेश है। तो इसका अवरोही क्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल, पाक, चीन और बांग्लादेश हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 12 निम्नलिखित के विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई पोर्ट है जो कि कोंकण तट पर बना हुआ है। इस बंदरगाह की स्थापना 1873 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13, भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है? कौन सा युग्म सुलेमित यानी सही है, ये हमको बताना है।
तो यहाँ दिया है नाभिकीय संयंत्र दिया है, तो ये ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में, ये सही है। काकरापारा गुजरात में सही है। बाकी कैंगा आपका राजस्थान में नहीं है, कैंगा आपका कर्नाटक में। कैंगा कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कलपक्कम आंध्र प्रदेश में नहीं है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और तारापुर आपका तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ पे है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। तो कैंगा कहाँ है? कर्नाटक है, राजस्थान में नहीं है। कलपक्कम कहाँ? आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में। और तारापुर तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में। और काकरापारा कहाँ है? गुजरात में, ये सही है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अक्टूबर का पहले सप्ताह में क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर के मध्य संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 1957 में प्रथम वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे 15 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो गंगा कहाँ है? गंगा नदी कहाँ पे है? तो गंगा नदी ये आपका नदी दे दिया है, और ये आपका सहायक नदी दिया है। और भी ऑप्शन लग रहा है, थोड़ा सा इधर भी दे दिया है ये। और इधर दे दिया है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग जानेंगे गंगा नदी कहाँ है। तो गंगा नदी ये सोन पे, गंगा नदी कहाँ पे है? सॉरी, गंगा नदी ऐसे हम लोग लिख दे रहे हैं। सोन क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। तो जो गंगा नदी की सहायक नदी क्या है? वो सोन है। और मजीरा किसकी सहायक नदी है? तो मजीरा है आपका गोदावरी की सहायक नदी है। कहाँ की? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मजीरा है। तो इसके बाद हम लोग इधर भी देख लेते हैं। इधर दिया है गंगा की सहायक नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी आप लोग अभी हम लोग देखें सोन है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? आपका मजीरा है, मजीरा। और भीम जो है किसकी सहायक नदी है? तो भीम है आपकी जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी कौन है? कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। और केन किसका है? तो केन है यमुना का। ये यमुना का सहायक नदी कौन है? केन है। यही हम लोग सब देख लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है, भारत में प्रवाही योजनाएं रोलिंग प्लान लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई थे। यह कब लागू हुआ था? तो 14 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और भारत में रोलिंग प्लान योजना का लागू करने का श्रेय डीटी लकड़वाड़ा को दिया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 17 है, में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। कब किया था ये? जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1944। यहाँ लिख लेंगे 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 18 है, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा नेम पूछ रहा है, पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है।
इसका मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में से प्रयुक्त मशीनों और पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 19। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे 20। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 103वां संवैधानिक संशोधन किसके संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित इसे हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए, महिला आरक्षण के लिए, शिक्षा का अधिकार के लिए, शोषण के खिलाफ अधिकार के लिए। तो जो 103वां संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन हुआ था, यह किसके लिए है? तो यह है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 122 है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 123, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या करता है? राष्ट्रपति शासन घोषित करता है। आगे हम लोग देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा कर दे रहे हैं। 7वीं अनुसूची यहाँ पे दिया है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यहाँ सूची 1 दे दिया है, यहाँ सूची 2 दे दिया है, तो कह रहा है 7वीं अनुसूची किससे है? तो 7वीं अनुसूची है संघ और राज्य समवर्ती सूची से। संघ और राज्य समवर्ती सूची यानी ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी है 8वीं अनुसूची, क्या है? तो 8वीं अनुसूची है भाषाएं, यानी 3 बी का 1 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची क्या है? तो 9वीं अनुसूची है आपका कुछ अधिनियमों का, यह हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, कुछ अधिनियमों का विधिमानकरण हो जाएगा, विधिमानकरण हो जाएगा। इसके बाद डी है 10वीं अनुसूची, क्या है? तो 10वीं अनुसूची है आपका दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ता, यानी 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 3142 कोड बन रहा है, तो 3142 कौन है? 3142 ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 से राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को न ही संशोधित कर सकती है और न ही खारिज कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि 14 दिनों के अंदर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक को स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है? तो है 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बल। न्यूटन के 3 नियम थे। पहला नियम था न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार हम लोग बात करेंगे, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह पूर्णतः विरामावस्था में रहेगी, यदि गतिमान है तो वह पूर्णतः गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो पहला नियम है। पहला नियम क्या है? कोई वस्तु विरामम है तो विरामावस्था में रहेगी, और कोई वस्तु गतिमान है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम है इनका, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो हो गया। जड़त्व का नियम भी कहते हैं इनको, इसी को पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
दूसरे नियम की बात करें तो वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। बल संवेग में परिवर्तन दर आरोपित बल की दिशा में ही होता है, यानी यह बराबर एम में, ये आप लोग सुने होंगे, यह बराबर एम गुणे ए, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और तीसरा नियम है इनका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम। आगे हम लोग देखेंगे 37, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यांत्रिक तरंगे होती है। यानी ध्वनि तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 29 देखेंगे, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समस्थानिक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान, देखिए यहाँ पर कह रहा है समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ देखिए इनकी जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या क्या है, समान है, यानी इनकी जो भी परमाणु संख्या है 1 दे दिया है। और जो इनकी द्रव्यमान संख्या है, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, ये अलग अलग दे दिया, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 30, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 किग्रा है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किग्रा है तो कक्षा में लड़कियों का वजन किग्रा में ज्ञात करें। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल छात्र कितने, 50। टोटल छात्र 50 है, इनका वजन कितना है, 48.6। तो इसका गुणा जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2430। टोटल छात्र 50 छात्रों का वजन कितना आ गया, 2430। और इसमें 20 लड़कों का वजन, औसत वजन कितना दिया, 54। तो 20 गुणे क्या करेंगे, 54 कर देंगे। 20 गुणे 54 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1080। ये जो 20 क्या है, 20 केवल लड़के हैं, तो लड़कों का वजन कितना हो गया, 180 है। और इसमें क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों शामिल, इनका वजन कितना है, 2430 है। यानी केवल लड़कियों की संख्या हमें चाहिए, तो लड़कियों की संख्या का औसत चाहिए, तो इसमें से हम लड़कों की संख्या घटा दे रहे हैं। तो 2430 में से हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या घटा देंगे, यानी 1080 को हम लोग घटा देंगे। जब 1080 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 1350 आएगा। औसत पूछ रहा है, तो औसत केवल लड़कियों का निकालेंगे। टोटल लड़के कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 50 हैं, और इसमें लड़कों की संख्या 20 है, तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां तो 30 होंगी, तो केवल 30 हमें लड़कियों का औसत निकालना है, तो 30 से हम लोग भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। तो लड़कियों का वजन कितना है, 45 kg, औसत कितना है, 45 kg। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य पूछ रहा है, तो सत्य इसमें से ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 7 पे कार्डी में 7 दिया है, तो इसको हम लोग 7/1/2 लिख, 7 पे घाट 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब कार्डी है तो कार्डी के आगे क्या रहता है, हमेशा 2 रहता है। जब 2 है तो इसको बट्टे में लिख सकते हैं।
45 को हम लिख सकते हैं 45 पे 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आगे 4 दिया है। और 11 को हम लिख सकते हैं 11 पे 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। 2, 4 और 3 का लौसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4, 3 का लौसा लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे इसमें, जो लौसा मौसा है इसका, मौसा जो लिए हैं, एलसीएम जो लिए हैं, तो ये 12 हो जाएगा। 12 इसमें 12 का गुणा हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 पे घात कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 45 पे घात 4 3 12 हो जाएगा। और 11 पे घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। जैसे काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 7 पे घात 6 दिया है, इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो आ जाएगा 1,17,649, ये इसका मान हो जाएगा। 45 पे घात 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 91,125 आ जाएगा। और 11 पे जो 4 है, इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो आ जाएगा 14,641। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपका ये वाली है 1,17,649, उसके बाद 91,125 बड़ी है और सबसे छोटी है और यह है। तो इसलिए इसको ये जो क्रम दिया है ये सही क्रम में दिया है। सबसे बड़ी संख्या 7 पे अकॉर्डिंग में 7 है, उसके बाद √45 पे 4 जो दिया है ये है, उसके बाद √3 पे ये जो 11 है ये है। तो ये ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। आगे हम लोग देखेंगे ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं 115% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वो संख्या कौन सा है, तो संख्या मान लीजिए हम लोग वो संख्या x है, वो संख्या x है। किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो प्लस कितना कर देंगे हम लोग, 24 बढ़ाया जाता है तो संख्या कितना हो जाता है। तो संख्या जो संख्या है कौन सी संख्या जो माने हैं, तो x कितना हो जा रहा है, 115% हो जा रहा है। तो 115 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, जो परसेंटेज है इसको बटे हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको काट लेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 23 बचे कितना होता है, 115 होता है। और ये 5 से कट जाएगा, 20 25 100 होता है। अब 20 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x अब प्लस 20 में 24 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480, अब बराबर हो जाएगा आपका 23x। अब 20x में से हम क्या करेंगे, 23x में से 20x घटाएंगे तो 3x आ जाएगा और बराबर ये आपका 480 हो जाएगा। और x बराबर हो जाएगा 480 बटा क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 160 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो संख्या कौन सा है, 160 ही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं 115% हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। माना वो संख्या क्या है, x है। इसमें क्या करना है, 24 बढ़ा दिया जा रहा है। जब 24 बढ़ा रहे हैं तो संख्या स्वयं कितना हो जा रहा है, 115% हो रहा है। तो संख्या में क्या करेंगे, 115% का गुणा करेंगे तो 115 लिख लेंगे। जो प्रतिशत है इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, जो ये प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है 100 होता है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो 23 होगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 1, ये जो 15 हो जाएगा, 5 ये 15, 23 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा। 20 का गुणा हम लोग x में करेंगे तो 20x हो जाएगा। फिर 20 का गुणा हम लोग 24 में करेंगे तो 480 हो जाएगा। और यहाँ पे 23x है, 23 और यहाँ पे x बचा है तो 23x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 23x में से 20x घटाएंगे तो 3x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 480 है तो यहाँ पे 480 है। ये जो 3 है, 3 को हम क्या करेंगे, जहाँ गुणे में तो उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, x इधर रहने देते हैं। तो 480 में हम 3 का भाग करेंगे तो 160 आएगा। यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 160। वह संख्या कौन सा है, वह संख्या 160 है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाजित है। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया है 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, लेकिन जो क्या है 13 से विभाज्य हो, केवल 13 से जो विभाजित है उसी का योग पूछ रहा है। तब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे 100 और 400 के बीच जो 13 से विभाजित संख्या है, जो विभाज्य है वो संख्या कौन सा है। तो 100 और 400 के पास में, तो 100 के पास में 104 है जो 13 से विभाजित होगा, और 400 के पास में कौन सा है, 390 है। 390 है जो 13 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब टोटल संख्या हम लोग निकाल लेते हैं जो 13 से विभाजित है। जो 13 से विभाजित है इसको टोटल संख्या निकाल लेते हैं। तो टोटल संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो पहली संख्या है, जो लास्ट वाली संख्या है उसमें से पहली संख्या घटा देंगे। तो 390 में से 104 हम लोग क्या करेंगे, घटाकर इसमें 13 से भाग करेंगे। 13 से भाग करेंगे तभी तो पता चलेगा कितनी संख्या है। इसमें क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे हम लोग। तो इसको 390 में से 104 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200, आपका 86 हो जाएगा। 286 बटा ये 13 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब 13 से काटेंगे तो 22 बार में जाएगा, 22 और ये 22 बार में जाएगा, 22 ये 22 बार में गया, 22 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ गया। तो टोटल संख्या हम लोग का 23 निकल गया। टोटल संख्या कितना निकल गया, 23 निकल गया। अब ये तो था हम लोग का केवल अभी 13 से जो विभाजित होने वाला था, 100 से 400 के बीच में जो 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी निकल गई, 23 निकल गई। अब कर रहा है प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रहा है। अब योग निकालने के लिए जो सम है इसको निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र होता है, सूत्र को लिखेंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और कोष्टक बंद d गुणे d हो जाता है। d मतलब ये जो अभाज्य संख्या ये हो जाएगा। तो 23 बटा हम लोग क्या करेंगे, 23 बटा 2 कर देंगे। यहाँ पे 2 दिया है तो 2 गुणे a का मतलब होता है प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या 104 है तो 104 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब प्लस क्या करेंगे, n कितना है, n आपका 23 है, सॉरी प्लस नहीं है ये गुणा है। यहाँ पे 23 -1 कर लेंगे, 23 - 1 यही 104 है। अब गुणे क्या करेंगे हम लोग, 13 कर देंगे। तो 23 बटा 2 और ये क्या है, 104 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200, 4 दूना 8, 0 2 दूना 4, 208 हो जाएगा। और 23 में से 1 जाएगा तो 22 होगा। 22 में 13 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए भाग किया ना तो 22 आया। तो 22 में हम 13 का गुणा करेंगे तो कितना, 286 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 286। तो 286 आ जाएगा। यहाँ पे 13 का गुणा हम क्या करेंगे, जब 22 में करेंगे तो आ जाएगा 286। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 494 आ जाएगा। 494 और गुणे कितना है, 23/2 है। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका, ये कट जाएगा आपको 247 बार में। कितनी बार में कटेगा, 247 बार में, 447 बार में कट जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 23 का गुणा कर देंगे। जब 23 का गुणा करेंगे तो संख्या कितना आ जाएगा, 5 6 8 1। संख्या कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 5 6 81, 5,681, 5,681 आपका ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, तो इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। और बनेंगे तो आप लोग ऐसे ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते, बहुत ईजी है ये, इसको आप लोग देख लीजिएगा। a बराबर 0.ABC ये अनंत बार है तो a को किस संख्या से गुणा किया जाए कि ताकि ये एक पूर्णांक मान प्राप्त हो। तो
ए बराबर कितना दिया है 0.ABC, फिर क्या है ABC, यानी ये अनंत बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर 0.ABC पे बार लगा सकते हैं, क्योंकि जब अनंत बार आता है तो बार लगा देते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा ABC बटा, हम लोग दशमलव के बाद जब बार लगाते हैं जितनी संख्या रहता है नीचे उतना 9 लिख लेते हैं, 3 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ 399 है, यदि 399 से क्या करें, संख्या में हम लोग गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 999 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2997 हो जाएगा, 2997 हो जाएगा। तो इस संख्या एक पूर्णांक हो जाएगा। फिर 999 में यदि हम 2 का गुणा करें तो 1900 क्या हो जाएगा, 1998 हो जाएगा, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो यानी 2997 या 1998 दोनों क्या है, सही हैं। प्रश्न था ए बराबर 0.ABC अनंत बार है, तो ए को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि एक पूर्णांक मान प्राप्त हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या के अनंत बार है तो इसके ऊपर बार लगाएंगे, दशमलव के बाद जितनी भी बार लगाते उतनी नीचे 9 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक पूर्णांक मिल गया, ना। अब इसमें क्या करते हैं, यदि किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वह एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 3 का गुणा किए हैं तो ये कितना आ गया, 2997 आ गया है, और 2 का गुणा किए हैं तो 1998 आ गया। ये इसका उत्तर हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आच्छादित का उचित विच्छेद है, आच्छादित का उचित विच्छेद क्या है, ये पूछ रहा है। प्रश्न आपका 36 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधन इसका उत्तर हो जाएगा आधन छादत हो जाएगा, आधन छादत। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 37 है, प्रेक्षा का पर्यायवाची है, तो प्रेक्षा का पर्यायवाची होगा आपका दृष्टि, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भला चाहने वाला क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हितैषी, ऑप्शन डी हितैषी होता है। 39 है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऊँट के मुंह में जीरा होता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 40 है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। अपने इस वाक्य में अपने अपने किताबों में त्रुटि है, शुद्ध वाक्य होगा अपनी अपनी होगा। तो अपने अपने नहीं होगा, क्या होगा, अपनी अपनी होगा। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, विपरीत अपने अपनी किताब, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा उत्तर। इधर एक पैराग्राफ दिया है, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम, यानी बर्ड कहाँ से आई, चिड़िया कहाँ से आई थी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिया है, इट इज़ द ए स्नो गोज कम फ्रॉम कनाडा। तो वो जो हिमहंस था वो कहाँ से आया था, कनाडा से आया था। यहाँ पे कनाडा दिख रहा है ना, इट इज़ द स्नो गोज कम फ्रॉम कनाडा। तो वो बर्ड कहाँ से आई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फ्रॉम कनाडा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला नेक्स्ट है 42 है, हाउ हैड द बर्ड बीन इंजर्ड, यानी चिड़िया घायल कैसे हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हैड बीन शॉट बाय हंटर्स। उसको जो शिकारी थे अपने बंदूक से उसको शॉट किए थे, मारे थे, तो वो घायल हो गई थी।
तो ये पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें एक यहाँ पे भी दिया है, जिसे एक लड़की रहती है, उसको एक घायल चिड़िया मिल जाती है, वो चिड़िया ला के एक आदमी को देती है। तो आदमी पूछता है ये चिड़िया कैसे घायल हुई है, तो यही बोल रही है सर हंटर्स हैड बीन देयर, यानी मतलब चिड़िया को वहाँ पे मारे थे और वहीं पे ये थे। तो यह हंटर जो होता है, हंटर क्या हुए थे, चिड़िया को शॉट किए थे, मारे थे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिस पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है, यानी एनी का जो होता है एनोय का एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका, कॉम्फोर्ट हो जाएगा। एनोय का होता है आपका एनोय का होता है आपका चिढ़ाना, क्या होता है चिढ़ना, चिढ़ना। और कंफर्ट का होता है आपका आराम, कंफर्ट मतलब होता है क्या, आराम। आगे आगे अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम मतलब होता है आपका पर्यायवाची पूछ रहा है। फाइनल का पर्यायवाची क्या होता है, फाइनल मतलब होता है अंतिम, क्या होता है, फाइनल मतलब होता है अंतिम। और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कंक्लूडिंग मतलब ये क्या होता है, समापन होता है, समापन। कंक्लूडिंग मतलब होता है समापन। 45 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पीरियड ऑफ द 1000 ईयर, यानी हजार वर्षों की शताब्दी क्या कर, हजार वर्षों की अवधि, हजार वर्षों की अवधि क्या कहलाती है, तो यह कहलाएगी आपका मिलीनियम। मिलीनियम मतलब होता है सहशताब्दी, यानी 1000 वर्ष। मिलीनियम मतलब सहशताब्दी 1000 वर्ष। यहाँ पर कह रहा है ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, यानी 1000 वर्ष की अवधि क्या कहलाएगी, तो मिलीनियम क्या कहलाएगी, मिलेनियम कहलाएगी, यानी सहशताब्दी, यानी 1000 वर्ष का अवधि ये कहलाती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे 46 मिनट और घंटे की सुई के बीच 11 हावर्स 10 मिनट, यानी 11:10 हुए हैं, बजे बना कोण क्या होगा, क्या कह रहा है, इसका कोण क्या होगा। तो हावर्स कितना है, हावर्स आपका 11 है, तो 11 में क्या करेंगे, 30 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 में 3 का गुणा करेंगे तो, एक मिनट रुकिए, तो हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। इसके बाद जो मिनट दिया है 10 गुणे क्या करेंगे, 11/2 कर देंगे। जब इसमें करेंगे तो ये 55 क्या हो जाएगा, 55 अंश आ जाएगा। अब क्या करना है, 360 में से 55 अंश घटाएंगे, तो 360 में से क्या करेंगे, 55 अंश घटाएंगे तो आ जाएगा 275 अंश। तो 275 अंश चूँकि क्या है 180 अंश से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 360 में से क्या करेंगे, 360 में से 275 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 85 अंश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 85 अंश हो जाएगा। थोड़ा लेवल का है यह, इस तरह का क्वेश्चन तो मुश्किलें बने, लेकिन यह लेवल का आप लोग एक बार और इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 47 है। एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उस महिला के साथ आदमी का क्या संबंध है। एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, मान लो कोई आदमी है, ये आदमी है, आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है उसकी पत्नी, इसकी पत्नी को, ये मान लो यहाँ पे पत्नी है, इसकी पत्नी मेरी माँ की, उस औरत की माँ, मान लो उसकी औरत की कहाँ है, माँ है, यहाँ पे ये औरत है, औरत की माँ, माँ की इकलौती पुत्री है, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये औरत क्या है, यही तो औरत है, औरत तो यही है, क्योंकि माँ की इकलौती पुत्री है तो दूसरी पुत्री तो होगी नहीं, इकलौती पुत्री है। तो उस महिला के साथ आदमी का क्या संबंध है, इस महिला का आदमी क्या है, यानी महिला आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो ये इसकी पत्नी है, क्या है, पत्नी है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आशावादी, हर्षवादी, निराशावादी। आशावादी संबंधी, हर्षवादी समानुपात, निराशावादी। तो इसका मतलब होता है जो आशावादी वह व्यक्ति है जो हमेशा क्या है, आशान्वित रहता है और सभी चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करता है और इसलिए हंसमुख रहता है। निराशावादी वह व्यक्ति है जो हमेशा खराब होने की उम्मीद करता है, इसलिए हमेशा दुखी रहता है। तो जो आशावादी होगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कह रहा है विषम को छांटिए, विषम को छांटना है यहाँ पे। तो विषम को छांटने के लिए देखिए यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अंकों के जो अंक दिया है इसके जो अंक है 3 और 6 को 9 को जोड़ देंगे, 9 का वर्ग क्या होता है, जैसे 3 और 6 जोड़िए कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 का क्यूब किया है, 9 का घन किया, तो 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। इसी प्रकार 4 और 8 है, 8 4 12 का घन कितना होता है, 12 का घन होता है 1728 होता है। इसी प्रकार 7 4 11 का घन कितना होता है, 1331 होता है। लेकिन 8 7 15 का घन यहाँ पे कितना दे दिया, ये दे दिया, जबकि 15 का घन ये नहीं होता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, ये भिन्न है, अलग है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 50 से एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को MKFRJ भी लिखा जाता है और EFSASER को SGVEB लिखा जाता है। तो उसी भाषा में MASTR मास्टर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पेंसिल है तो इसको कैसे हम लोग लिखें, यहाँ पर हम चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक एक का अंतर बनेगा, जैसे यहाँ पे प्लस 1 कर दिया है, फिर ऐसे +2 हो गया है, यहाँ पे +3 कर दिया है, फिर यहाँ पे +4 किया है, फिर यहाँ पे +5 और यहाँ पे प्लस जो पेंसिल है यहाँ पे +6 कर दिया। तो यल का कितना होता है, जैसे यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लगा लेते हैं इनको, ऐसे ही है, यही ट्रिक है और कुछ नहीं है इसमें। इसको यहाँ से लगा देते हैं। जो R है, R में +1 किया है, R में +1 किया है तो R कितना होता है, 18 होता है, यस कितना होता है आपका 19 होता है। इसके बाद E है, E में प्लस कितना कर दिया है, E में +2 किया है तो E कितना होता है आपका 5 होता है और G कितना होता है 7 होता है। इसी प्रकार जो यस है, यस कितना होता है आपका 19 होता है, तो 19 में क्या किया है +3 किया है, तो 19 3 कितना होता है 21 होता है। तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका, V आपका 21 हो जाएगा। नहीं भी ये 22 होगा, सॉरी 22 हो जाएगा। इसी प्रकार A बराबर 1 होगा, A बराबर कितना होगा 1 होगा, 1 में क्या करेगा 4 जोड़ देगा, तो 1 में 4 जुड़ा है, 1 में 4 जुड़ा है तो कितना हो गया ये आपका E हो गया। E बराबर कितना होता है 5 होता है, E कितना होता है 5 होता है। इसी प्रकार जो F कितना होता है 16 होता है, 16 F कितना होता है 6 होता है, P 16 होता है ना, F कितना होता है ये 6 होता है। 6 में कितना जोड़ दिया है 5 जोड़ दिया है, 6 में +5 किया है, 6 में 5 हो गया तो कितना हो गया है, 6 में 5 किया है तो 6 यहाँ पे ये आपका W कर दिया। इसी प्रकार E में क्या किया है 6 जोड़ दिया, +6 जोड़ा है तो कितना हो गया ये K हो गया। सेम इसी तरह हम लोग मास्टर का निकालेंगे। मास्टर का निकालने के लिए क्या करेंगे, R में +1 करेंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, R में +1 करेंगे तो यस हो जाएगा। यस देखिए किस में, यानी ये दोनों तो कट्टी हो गया। इसके बाद E जो है E बराबर 5 है, 5 + 1 करेंगे 6 हो जाएगा। 6 बराबर कितना होता है F होता है, 6 कितना होता है
नहीं नहीं, ये सॉरी सॉरी, दिमाग कहाँ है मेरा आज। यहाँ पे 2 करेंगे, 5 2 7, ये जी हो जाएगा, एस जी हो जाएगा, तो एस जी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके आगे इसमें जी के हैं नहीं, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, फ्रांस में प्राप्त 5वीं पनडुब्बी जो कलौरी श्रेणी की है उसका नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बागीर है, ऑप्शन बी बागीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। अंधता नियंत्रण पॉलिसी पहली बार किस राज्य द्वारा लागू की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। 53 है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए का परिव्यय पूंजी रूप में आवंटित किए गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए वहाँ की सबरामुगवा विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग में बाहरी लेखा परीक्षण के लिए किस भारतीय को चुना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग में बाहरी लेखा परीक्षण के लिए किस भारतीय को चुना है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर आर रवि कन्नन को प्राप्त हुआ, डॉक्टर आर रवि कन्नन, डॉक्टर आर रवि कन्नन को प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, ऑप्शन इधर दे दिया, डॉक्टर आर रवि कन्नन इधर दिया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त हुआ है, अब राष्ट्रीय स्तर की कितनी पार्टी हो गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 6। प्रश्न 59 है, हाल ही में बिहार के किस चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मरचा चावल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, मरचा चावल। आगे हम लोग देखेंगे, सूडान जो अपने गृह युद्ध से ग्रस्त है वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला है, सूडान में जो युद्ध चल रहा है उसमें भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। 61 है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडियन इट्स काज एंड इट्स कोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स काज एंड इट्स कोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 62,
चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। वे एक किसान नेता हैं। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनकी अन्य पुस्तकें हैं शिष्टाचार, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, भारत की भयावह आर्थिक नीति इत्यादि इनकी पुस्तक थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 62। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन बी हो जाएगा जिनेवा में। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 63 देखेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCD में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हिम तेंदुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। 65 है। त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। 67 है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो 67 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 68। यूनान की मुद्रा क्या है? यूनान की मुद्रा क्या है? तो यूनान की मुद्रा यूरो है। यूनान से यूरो आप लोग याद रखिएगा। 69 हम लोग देखेंगे। कुमार की वंज नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ओडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70। करेज एंड कनेक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा डी हो जाएगा बी के सिंह। करेज एवं कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो किसका है? बी के सिंह का है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ पैराग्राफ। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। ये पैराग्राफ का प्रश्न है। आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। क्यों शंकालु है? तो हम लोग पैराग्राफ तो पढ़े नहीं, पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं एक बार। कह रहा है निम्नलिखित कथांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शिक्षा और वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देखकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ में निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गया है। विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं और इन बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति
अस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे लगातार, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है, वह विज्ञान की यहाँ पे हम देखेंगे तीनों ऑप्शन देखेंगे, तीनों ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन तीनों दे दिया है। वह विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, ये ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है यदि मानव क्या हो जाएगा, मानव यदि खराब हो जाएगा, उसके हाथों में पूरी विज्ञान की शक्ति आ जाएगी, तो विज्ञान से क्या हो जाएगा, मानव का सर्वनाश हो सकता है। फिर आगे हम लोग देखें 72 है, हमारी विधाता धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास। फिर हम लोग देखेंगे 73, मानव जीवन को भस्मासुर बनने में कैसे रोक सकती है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकती है, तो मानव सभ्यता का विनाश करके, ऑप्शन डी इसका उत्तर है। फिर आगे हम लोग 74 देखेंगे, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग 75 देखेंगे, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्त की, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। यदि व्यक्त की जो क्षुद्रता है राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाएगी तो संपूर्ण मानव का क्या हो जाएगा, ये सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद एक और गद्यांश से इसको हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना चरित्र निर्माण के प्रथम सोपान है। इसके बाद पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंध अनुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिकोण हो रहा है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। समाजोपयोगी कार्यों के लिए नहीं, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये साफ साफ बोला है आपका कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण क्यों है, बिल्कुल आवश्यक है। पहले ही लाइन हम लोग पढ़े हैं, इसको देख लेते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, दिया है, तो इसका पहले ही लाइन ये दे दिया है। दूसरा है आपका, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। जो जनतंत्र है, निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही।
तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। निष्ठावान श्रमिक ये भी नहीं होगा, धनवान व्यक्ति कभी नहीं हो सकता, शक्तिशाली सिपाही नहीं हो सकता। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति क्या हो सकता है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। ये तो आप लोग अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। उत्तम राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है, तो इसको हम लोग, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नहीं 78 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया है। राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 78 का। उत्तम राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण उत्पन्न करना। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, किसका उड़ाया जाता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, जो ऐसे बालक थे जो पश्य जीवन यानी अपने संस्कृति को अपनाते थे, तो उनको लोग क्या कहते थे, बुद्ध कहते थे, पिछड़े हुए छात्र कहते थे। तो इसका उत्तर आप लोग यहीं से आप लोग ढूंढ सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय संस्कृति में जीवन बिताना, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में जीवन बिताना क्या हो जाएगा, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद अगला प्लस हम 80 देखेंगे। भारतीय के प्रतिहीन भावना का कारण क्या है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति क्या होता है, से क्या होता है, भारतीयता के प्रति क्या होता है, हीन भावना उत्पन्न होता है। आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे हम लोग ग्राफ को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। ग्राफ दिए गए रेखा ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लाइन ग्राफ वर्ष 2021 में 5 कंपनी दिया है, कंपनी ए बी सी और डी दिया है, डी और ई दिया है। 2021 में 5 कंपनी दिया है, ए बी सी डी और ई द्वारा निर्मित नाव प्लस जहाज और जहाज़ों की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए जो ऐसे गोला बना है ये केवल जहाज है, जो गोला जहाँ जहाँ ये गोला दिख रहा है ये केवल जहाज का उत्पादन है। ग्राफ को अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। और जो ये वर्ग में दिया है, चरखुंडा में दिया है, जो वर्ग में दिया है, जो वर्ग में दिखा रहा है, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये नाव और जहाज़ दोनों है, नाव और जहाज़ दोनों है। यदि केवल नाव पूछेगा तो अब देखिए यहाँ पे नाव जैसे यहाँ पे दे दिया है, ये वर्ग दिया है ना, तो इसमें नाव और जहाज़ दोनों है और 250 हैं। केवल नाव पूछ ही दिया तो इधर जो ये जहाज़ है तो 250 में से हम क्या करेंगे 100 घटाएंगे यानी 150 नाव हो जाएंगे। इस तरह इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। पहला प्रश्न हम लोग, पहला प्रश्न है सभी कंपनी यहाँ पे दिया ए बी सी और डी और ए, सभी 5 कंपनियों द्वारा निर्मित नावों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। नाव निकालना है, नावों की औसत संख्या हमें ज्ञात करना है। इसको इधर कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले कह रहा है सभी कंपनी, जो 5 कंपनियां दिया है इसमें नाव की औसत संख्या निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपनी ए में देखते हैं, कंपनी ए में नाव कितना है। तो कंपनी ए में यहाँ पे देखते हैं 200 है, 200 और ये बीच में है तो यहाँ पे 250 हो सकता है। तो क्या करेंगे 250 कंपनी ए में हम लोग लिखेंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। इजी है, बहुत कठिन नहीं है। इसको आप लोग ऐसे ए में कितना है तो ए में हो जाएगा 225, 250 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 तो ऊपर दिया, यहाँ पे बीच में कितना हो जाएगा 225 तो क्या है नाव और जहाज़ है, नाव और जहाज़ दोनों है। देखिए नाव और जहाज़ दोनों है, क्यों नाव की बात कर रहा है तो जो जहाज़ है इसको घटा देंगे तो 225 में से क्या करेंगे हम लोग 150 घटा देंगे। ये जो 150 है जो केवल जहाज़ है तो 150 जहाज़ घटा देंगे तो केवल नाव बच जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे 250 हम लोग घटा देंगे, 250 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। इसी प्रकार अब बी हम लोग निकालेंगे,
बी में देखेंगे, बी में नाव और जहाज कितना है, 250 है। तो 250 में से नाव जो केवल जहाज दिया 100 दिया, इसको घटा देंगे, ये माइनस कर देंगे। तो 100 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग सी में करेंगे। सी में देखिए कितना है, 375 है, 375 है। तो 375 में से क्या करेंगे, 375 में से यहाँ पे देखिए 175 घटा देंगे। 375 में से कितना घटाएंगे, 175 घटाएंगे। क्यों 175 घटाएंगे, क्योंकि 150 और 200 के बीच में क्या है, ये 175 है। तो ये 175 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसी प्रकार डी में हम लोग देखेंगे। डी में कितना दे दिया, तो डी में आपका यहाँ पे देखिए जो नाव और जहाज है तो ये दे दिया 350 दे दिया, तो 350 लिख लेंगे। और यहाँ पे नाव की संख्या कितने, जहाज की संख्या कितने दे दिया, 250 घटा देंगे। जब 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ई में देखेंगे। ई में कितना है, ई में है 300 और जहाज कितना है 200, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 100। अब जोड़ लेंगे हम लोग, तो 100 200 2 400 4 1 5 550 550 कितना हो जाएगा आपको 625। ये कितना आ गया आपका 625। और औसत किसका पूछ रहा है, औसत किसका पूछ रहा है, नाव, पांचों कंपनी में नाव का। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 125 आ जाएगा। तो 125 इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो करना क्या था इसमें से, सबसे पहले है यहाँ पे जो संख्या नाव और जहाज़ दोनों दे दिया है, इसमें से हम लोग जहाज़ घटा के केवल नाव की संख्या निकालेंगे। तो सेम यही हम लोग घटा के निकाल लिए हैं। फिर इसको जोड़ के 5 से हम लोग भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ गया, 125 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कंपनी बी द्वारा निर्मित नावों और जहाज़ों का अनुपात बताइए। कंपनी बी द्वारा निर्मित नाव और जहाज़ों का अनुपात बताइए। तो बी द्वारा पहले हम देख लेंगे, बी द्वारा कितना निर्मित है। तो यहाँ पर बी में हम लोग देखेंगे बी में कितना है, बी में नाव और जहाज़ों की संख्या 225 है। तो बी में नाव और जहाज़ देखेंगे, बी में नाव बराबर हो जाएगा, बी में नाव बराबर हो जाएगा आपका 250 है। बी में नाव बराबर 250 माइनस क्या करेंगे, जहाज़ घटा देंगे। तो जहाज़ कितना है, जहाज़ 100 है, जहाज़ों की संख्या कितना है, 100 दे दिया। तो 100 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, ये आपका 150 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार क्या कह रहा है, बी द्वारा निर्मित नाव और जहाज़ों का अनुपात पूछ रहा है। जहाज़ कितना है, जहाज़, ये तो नाव आ गया, और जहाज़ कितना है आपका, जहाज़ आपका हो जाएगा आपका, जहाज़ तो 100 दे दिया है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो 150 और संबंध है कितना, 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 3 15, संबंधे 5 दूना 2, 2 संबंधे 3 हो जाएगा। तो 2 संबंधे 3, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार कह रहा है बी कह रहा है, बी द्वारा निर्मित नावों की कुल संख्या डी और ई द्वारा निर्मित नावों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब बी द्वारा निर्मित नाव देखिए, तो बी द्वारा निर्मित नाव कितने अभी हम लोग निकाले हैं, तो कितना है, बी द्वारा निर्मित नाव आपका 150 है, अभी तो निकाले हम लोग। और डी और ई द्वारा निर्मित नाव की कुल संख्या, तो डी द्वारा निर्मित नाव है आपका, डी में कितना है आपका, अभी हम लोग निकाले हैं। तो डी में 350 किए थे, 350 माइनस कितना करेंगे हम लोग, 250। डी में हम लोग देखिए, डी में यही है ना, डी में नाव की संख्या निकालना, तो 350 में से क्या करेंगे, 250 घटा देंगे। और इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ई में, जो ई है, ई में क्या करेंगे, 300 में से कितना घटाएंगे, 300 नाव और जहाज़ और नाव दोनों दिया है, और केवल जहाज़ की संख्या कितना है, 200 है। तो 200 इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो ये घटाएंगे तो इसका मान तो ये तो 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा,
ये भी 100 हो जाएगा। दोनों मिला के कितना होगा, दोनों मिला के 200। और इन्हीं का क्या पूछ रहा है, ये भी हो जाएगा 100। कह रहा है कुल संख्या का कितना परसेंट, कुल संख्या का नहीं, दोनों मिला के कितना परसेंट, यानी टोटल कितना हो गया 200। 200 का कितना परसेंट पूछ रहा है, का किसके साथ है, का और डी और ई के साथ है, तो का जो 200 है ये नीचे हो जाएगा और 150 ऊपर हो जाएगा। गुणे परसेंटेज निकालने की 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग 150 में करेंगे तो 7 दूना 14, 1 बचेगा 5 दूना 10, 75%। ये 75% ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 84 हम लोग देखेंगे। 84 बहुत लंबा ग्राफ, थोड़ा अल्टर दे दिया है। चलिए इसी प्रकार हम लोग 84 लगा लेते हैं। चौरासी का ई के लिए वर्ष 2022 में निर्मित नावों प्लस जहाज़ों की कुल संख्या 2021 की तुलना में 25% अधिक, यानी 25% बढ़ जा रहा है 2022 में। और फिर कह रहा है नावों की संख्या समान थी दोनों वर्षों में कंपनी ई द्वारा निर्मित जहाज़ों की संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। यानी कह रहा है कि 2022 में क्या होगा, जो कंपनी ई है, ई का जो कंपनी ई है, ई में 25% वृद्धि हो जाएगा 2022 में, नाव प्लस जहाज़ दोनों में वृद्धि होगा। फिर कह रहा है कंपनी ई में 2022 में नाव जहाज़, 2022 में कंपनी में जहाज़, 2022 में जहाज़ और 2021 में जहाज़ों की संख्या का अंतर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग (2022) में नाव और जहाज कितना हो जाएगा, 2022 में कितना हो जाएगा, 2021 में ये बढ़ जाएगा कितना 25%, मतलब 125% क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 125% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2021 में 2022 में। तो प्रेजेंट टाइम में कितना है, प्रेजेंट टाइम में है आपका नाव कितना है, प्रेजेंट टाइम में नाव आपका 100 है। नाव और जहाज़ कितने हैं ई में देख लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट टाइम में नाव और जहाज़ कितने हैं ई में, मान लेते हैं केवल यहाँ पे नाव की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे केवल नाव की बात कर रहा है, नाव और जहाज़ नहीं, दोनों की बात कर रहा है। तो कितना है आपका 300 है, 300 है। 300 में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना है नाव और जहाज़ ई में 300 है, तो 125 बटा हम लोग ये परसेंटेज को 100 में कर देंगे या गुणे 300 कर देंगे, 300 निकाल लेंगे, 0 0 कट जाएगा। 5 3 15 को 5 आया, 1 5 दूना 10, 1 11 को 1, मिनट 25 तियाँ कितना हो जाएगा, 125 तियाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 125 तियाँ 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नाव और ये जहाज़ दोनों हो जाएंगे, कहाँ पे हो जाएंगे 2022 में, नाव और जहाज़ दोनों हो जाएंगे 2022 में 375। अब अलग अलग केवल जहाज़ निकालना है, केवल जहाज़ों की संख्या निकालना है। तो 2022 में जहाज़ों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2022 से 2021 में जहाज़ों की संख्या, नाव की संख्या कितना हो जाएगा। तो 2022 में नाव, पहले तो हम लोग जान लेते हैं टोटल नाव और जहाज़ कितने, तो टोटल नाव और जहाज़ 300 हैं। ये 2021 की बात कर रहा है, 2021 में कितने 300 है। और ये नाव और जहाज़ है, इसमें से हम क्या करेंगे, जहाज़ को घटा देंगे। जहाज़ कितने हैं 200, जहाज़ कितने 200, तो इसमें से शुद्ध आपके ये जो 100 आ रहे हैं कितने, क्या हो गया, ये तो नाव हो गया, क्या हो गया, नाव हो गया। इसी नाव को हम 375 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 200 क्या हो जाएगा, 275 कितना हो जाएंगे, क्यों नाव हो जाएंगे। तो 375 में से क्या करेंगे हम लोग 100 घटा देंगे,
तो 275 कितना होगा, ये शुद्ध जहाज हो गए 2022 में। 2022 में जहाज कितने हो गए, 2022 में जहाज कितने हो गए, 275। इसी प्रकार 2021 में हम लोग निकालेंगे तो 2021 में कितना हो जाएगा, 2021 में टोटल कितने हैं, 300। 300 क्या है, नाव और जहाज दोनों है। इसमें से 100 केवल नाव जो है, जो नाव 100 है इसको हम लोग घटा दे रहे हैं, तो 100 नाव घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। अब 2022 में 275 है, 2021 में 200 हो गया, केवल ये जहाज़ों की संख्या है। अब 275 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75 ही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। क्या का 75 ही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, नहीं इसका ऑप्शन इधर दिया है, ऑप्शन बी 75 इधर हो जाएगा। 85 है, एक नई कंपनी एक्स द्वारा निर्मित नाव की संख्या डी द्वारा निर्मित नाव की संख्या का 3 गुना है, जबकि कंपनी एक्स द्वारा निर्मित नाव प्लस जहाज़ों की कुल संख्या का कंपनी सी द्वारा निर्मित नाव प्लस जहाज़ों की संख्या से 2 गुना है। कंपनी एक्स द्वारा निर्मित जहाज़ों की कुल संख्या क्या होगी। यहाँ पे ये प्रश्न देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। एक नई कंपनी एक्स द्वारा नावों की संख्या कंपनी डी द्वारा निर्मित नाव की संख्या का 3 गुना कर दे रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कंपनी डी द्वारा निर्मित नाव की संख्या कितनी है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए। ग्राफ इधर उधर देने की वजह से इसका प्रश्न इधर ही दिया रहता तो थोड़ा हम लोग को ईजी रहता लगाने में। तो पहले हम लोग देखेंगे कंपनी डी में नाव की संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कंपनी डी में नाव और जहाज़ दोनों कितने हैं, 350 है। इसमें से नाव निकालेंगे 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 का 3 गुना करना है, 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यही तो कह रहा है कंपनी एक्स द्वारा निर्मित नाव की संख्या कंपनी डी द्वारा निर्मित नाव की संख्या का 3 गुना है। तो एक्स द्वारा कितना हो रहा है, ये 3 गुना नहीं 300 हो गया। जबकि एक्स द्वारा निर्मित नाव और जहाज़ों की कुल संख्या का कंपनी सी द्वारा निर्मित नाव और जहाज़ों की संख्या के 2 गुना है। तो आप देख लीजिए कंपनी सी में नाव और जहाज़ कितने निर्मित हैं, नाव और जहाज़ कितने हो जाएंगे, नाव और जहाज़ का कितना कह रहा है, नाव और जहाज़ का 2 गुना कह रहा है। तो कंपनी सी में नाव और जहाज़ कितने हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी सी में नाव और जहाज़ कितने हैं, 375 है। यहाँ पर 350 और 75, 375 का 2 गुना कर दीजिए। तो 375 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 375 गुणे 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 400, नहीं इसमें से ये हो, हाँ सही है सही है। 375 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा, 750। अब क्या कह रहा है, 2 गुना एक्स द्वारा निर्मित जहाज़ों की कुल संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे केवल जहाज़ निकालना है। इसमें क्या हो गया है, ये 375 में तो जहाज़ और नाव दोनों हैं, और ये कि 300 कितना आ गया, केवल नाव आया है ना, केवल डी में केवल नाव निर्मित हुआ है। तो क्या करेंगे, 375 में से 300 घटा देंगे, जो नाव, ये तो केवल नाव है ना, पहला कंडीशन केवल नाव के दिया था। तो 375 में से 300 घटा देंगे, 300 घटा देंगे, 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, 450 आ जाएगा, 450 ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आप बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बाकी ये सब ग्राफ कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा इधर एक साइड में दिया रहता, प्रश्न साथ में दिया रहता, तो कराने में अच्छा लगता। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।